25 नवंबर 1949। जगह है दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशन हॉल। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक चल रही है और माहौल में एक अजीब सा भारीपन है। संविधान को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी मौके पर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर खड़े होते हैं। सब सोचते हैं कि ये एक धन्यवाद भाषण होगा, एक जीत का जश्न, लेकिन जो वो कहते हैं वो सिर्फ एक भाषण नहीं बल्कि आने वाले भारत के लिए एक चेतावनी, एक रोड मैप और एक उम्मीद बन जाता है। और शायद भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण भाषणों में से एक। ये एक ऐसा भाषण है जिसमें जश्न कम और चिंता ज्यादा है। भविष्य की चुनौतियों का एक कच्चा चिट्ठा है। बिल्कुल। तो आज हमारे श्रोतों के इस ढेर में डॉक्टर अम्बेडकर का यही ऐतिहासिक भाषण है। और हमारा मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि उन्होंने क्या कहा, बल्कि ये समझना है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। उन गहरी चिंताओं, चेतावनियों और सिद्धांतों की तह तक जाना है जो उन्होंने देश के सामने रखे। उन्होंने संविधान बनाने की प्रक्रिया का बचाव कैसे किया और आजाद भारत के सामने सबसे बड़े खतरे क्या देखे। चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं। जरूर, क्योंकि ये दस्तावेज आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस दिन था। तो चलिए इसे खोलते हैं। भाषण की शुरुआत में डॉक्टर अम्बेडकर संविधान बनाने की प्रक्रिया पर बात करते हैं। वो सीधे आंकड़ों पर आ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो सबसे पहले उन आलोचकों को जवाब दे रहे थे जो कह रहे थे कि संविधान बनाने में बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद कर दिया गया। हाँ, वो एक तरह से अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे थे। उन्होंने बताया कि संविधान सभा को काम करते हुए 2 साल 11 महीने और 17 दिन हो गए थे। ड्राफ्ट पर बहस करने में ही 165 दिन लगे, जो लगभग 6 महीने होते हैं। अब ये समय ज्यादा है या कम, इसे समझाने के लिए उन्होंने दूसरे देशों से तुलना की। उन्होंने बताया कि अमेरिका को अपना संविधान बनाने में सिर्फ 4 महीने लगे, कनाडा को करीब 2.5 साल और ऑस्ट्रेलिया को तो लगभग 9 साल लग गए। 9 साल? हाँ, 9 साल। उस हिसाब से तो भारत ने कमाल ही कर दिया, खासकर जब हम सोचते हैं कि भारत कितना बड़ा और विविध देश है और उस वक्त बंटवारे का घाव भी ताजा था। सैकड़ों रियासतों को एक साथ लाना था। बिल्कुल, सिर्फ 9 साल नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने तो 1891 से 1900 तक, मतलब लगभग 1 दशक तक सम्मेलनों का दौर चलाया था। उस लिहाज से देखें तो भारत का काम, जहां रियासतों का विलय एक बहुत बड़ी चुनौती थी, वाकई में बहुत तेजी से हुआ। और काम का पैमाना देखिए, कुल 7,635 संशोधन यानी बदलाव प्रस्तावित किए गए थे। 7,000 से ज्यादा? हाँ, जरा सोचिए, 7,000 से ज्यादा सुझाव। इनमें से 2,473 पर सभा में बाकायदा बहस हुई। अच्छा, मतलब हर लाइन, हर शब्द पर कितनी माथापच्ची हुई होगी। ये तो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत बड़ा पैमाना है। तो वो इन आंकड़ों से ये साबित कर रहे थे कि जो भी समय लगा वो पूरी तरह से जायज था। हाँ, और वो सिर्फ समय का ही नहीं बल्कि संविधान की मौलिकता पर उठ रहे सवालों का भी जवाब दे रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि इसमें कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ दूसरे देशों से उधार लिया हुआ है। हाँ, ये आलोचना तो आज भी होती है। इस पर उनका जवाब बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि किसी भी देश के संविधान के जो मूल सिद्धांत हैं, जैसे सरकार का स्वरूप या नागरिकों के अधिकार, ये सब दुनिया में पहले से ही तय हो चुके हैं। इसमें कुछ नया खोजने की गुंजाइश नहीं है। अच्छा, जरूरी ये नहीं है कि सब कुछ नया हो, जरूरी ये है कि वो हमारे देश की जरूरतों के हिसाब से सही हो। अच्छा, अब आते हैं संविधान के मूल ढांचे पर। एक बड़ा इल्जाम जो उस समय भी लगता था और आज भी कुछ लोग लगाते हैं, वो ये था कि ये संविधान केंद्र को बहुत ज्यादा ताकतवर बनाता है। ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाता है जिससे राज्यों की आजादी कम हो जाती है। ये बहुत ही जरूरी मुद्दा है और अंबेडकर ने इसे बहुत विस्तार से समझाया। उन्होंने साफ किया कि ये संविधान एक ड्यूअल पॉलिटी यानी दोहरी राज व्यवस्था बनाता है। दोहरी राज व्यवस्था? हाँ, एक केंद्र में और दूसरी राज्यों में। और मजे की बात यह है कि दोनों ही अपने अपने दायरे में बॉस हैं और ये दायरा खुद संविधान ने तय किया है। केंद्र राज्यों के काम में तब तक दखल नहीं दे सकता जब तक संविधान उसे इजाजत ना दे। लेकिन आपातकाल जैसी स्थितियों में तो केंद्र को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं। हाँ, और ये एक सोचा समझा फैसला था। अंबेडकर ने माना कि केंद्र को कुछ मामलों में ज्यादा शक्तियां दी गई हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि राज्य केंद्र के अधीन काम करने वाली कोई एजेंसी है। ये देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जरूरी था। उनका तर्क था कि हमें एक मजबूत केंद्र चाहिए जो पूरे देश को एक साथ रख सके, लेकिन इतने मजबूत राज्य भी चाहिए जो अपनी स्थानीय जरूरतों को पूरा कर सकें। ये एक संतुलन बनाने की कोशिश थी। और इसी संतुलन से जुड़ा एक और सवाल है, संविधान को बदलने की प्रक्रिया। कुछ लोगों को डर था कि इसे इतना मजबूत बना दिया गया है कि इसे बदलना लगभग नामुमकिन होगा।
क्या ये सच था? यहाँ आम्बेडकर का जवाब बहुत प्रगतिशील और दूरदर्शी है। उन्होंने अमेरिकी विचारक थॉमस जेफरसन का हवाला दिया, जिनका मानना था कि हर पीढ़ी एक अलग राष्ट्र है। हर पीढ़ी एक अलग राष्ट्र है। हाँ, जेफरसन कहते थे कि किसी भी पीढ़ी को यह हक नहीं है कि वो आने वाली पीढ़ियों को अपने बनाए कानूनों से हमेशा के लिए बांध दे। वाह, मतलब वो कह रहे थे कि संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे पूजा जाए, बल्कि एक जिंदा दस्तावेज है जिसे समय के साथ बदलना जरूरी है। बिल्कुल, वरना लोग उसे तोड़ देंगे। बिल्कुल यही उनका मानना था कि अगर संविधान को बदला नहीं जा सकता तो ये क्रांति का कारण बन सकता है। इसलिए उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने एक ऐसी प्रक्रिया बनाई जो ना तो ब्रिटेन की तरह बहुत आसान हो, जहां संसद एक सामान्य कानून की तरह संविधान बदल सकती है, और ना ही अमेरिका की तरह बहुत कठिन, जहां बदलाव लगभग नामुमकिन हो जाता है। उन्होंने अलग अलग हिस्सों को बदलने के लिए अलग अलग स्तर की मुश्किल प्रक्रियाएं रखीं, ताकि संविधान जीवंत बना रहे, लेकिन इतना लचीला भी ना हो कि कोई भी सरकार उसे आसानी से अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सके। सही। तो एक तरफ तो वो संविधान को इतना जीवंत बना रही थीं, उसकी खूबियां गिना रही थीं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें इस बात की भी गहरी चिंता थी कि इसे चलाने वाले लोग इसे किस दिशा में ले जाएंगे। और यहीं पर उनका भाषण एक बहुत गंभीर मोड़ लेता है ना? बिल्कुल, यहां से उनका स्वर इंकिल बदल जाता है। जश्न का माहौल खत्म हो जाता है और एक गहरी चिंता की आवाज सुनाई देती है। उनकी सबसे पहली और सबसे बड़ी चिंता ये थी कि क्या भारत अपनी आजादी बनाए रख पाएगा? क्या हम दोबारा गुलाम हो जाएंगे? हाँ, यही सवाल। ये सवाल आज हमें शायद अजीब लगे, लेकिन उस वक्त ये एक असली डर था। और इस डर की वजह क्या थी? बाहरी ताकतें? नहीं, यही तो सबसे चौंकाने वाली बात है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी आजादी बाहरी दुश्मनों से ज्यादा अपनों की गद्दारी और विश्वासघात की वजह से खोता आया है। अपनों की गद्दारी? हाँ, उन्होंने इतिहास से उदाहरण दिए। मोहम्मद बिन कासिम के हमले के समय राजा दाहिर के अपने सेनापति ने रिश्वत लेकर लड़ने से मना कर दिया था। पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ मोहम्मद गोरी का साथ जयचंद ने दिया था। जब शिवाजी हिंदुओं की आजादी के लिए लड़ रहे थे, तब दूसरे मराठा सरदार और राजपूत राजा मुगलों की तरफ से उनके खिलाफ लड़ रहे थे। ये एक कड़वी सच्चाई थी जो वो सबके सामने रख रहे थे। बिल्कुल। ये तो एक बहुत सीधी और कठोर चेतावनी थी कि जाति और पंथ के नाम पर देश के साथ विश्वासघात का हमारा पुराना इतिहास रहा है, और अगर हम नहीं संभले तो ये दोबारा हो सकता है। ये बात तो आज भी उतनी ही चुभती है। बिल्कुल। और इसी के साथ उन्होंने लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए 3 और ठोस चेतावनियां दी। पहली, सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक तरीके को अपनाना होगा। ठीक है। और फिर उन्होंने वो बात कही जो बहुतों को चौंका गई होगी। उन्होंने सविनय अवज्ञा, असहयोग और सत्याग्रह जैसे आंदोलनों को अराजकता का व्याकरण यानी ग्रामर ऑफ एनार्की कहा। एक मिनट, जिन तरीकों ने हमें आजादी दिलाई उन्हें अराजकता का व्याकरण कहना, ये तो गांधी जी के पूरे आंदोलन पर एक तरह का सवालिया निशान लगाने जैसा नहीं है? क्या वो ये नहीं कह रहे थे कि गांधी जी के रास्ते अब गैर जरूरी हो गए? ये एक बहुत बड़ा बयान था और उन्होंने इसे सोच समझ कर कहा था। उनका तर्क ये था कि जब अपनी बात कहने और सरकार बदलने के लिए कोई संवैधानिक रास्ता ना हो, तब ये तरीके जायज हैं। या जिसे उन्होंने भक्ति कहा, उससे बचने की। राजनीति में भक्ति? हाँ। और ये जो नायक पूजा वाली बात है, भारत में तो भक्ति की परंपरा बहुत गहरी है, चाहे वो धर्म हो या राजनीति। क्या अंबेडकर ये कह रहे थे कि हमारे कल्चर का ये पहलू ही लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है? बिल्कुल। उन्होंने जॉन स्टुअर्ट मिल को उद्धृत करते हुए कहा कि किसी भी महान व्यक्ति के चरणों में अपनी स्वतंत्रता को समर्पित न करें या उस पर इतना भी भरोसा न करें कि वो आपकी संस्थाओं को ही खत्म करने की ताकत हासिल कर ले। उनका मानना था कि दुनिया में कोई भी नेता या इंसान इतना महान नहीं होता कि आप अपनी आजादी उसके कदमों में रख दें। राजनीति में भक्ति या नायक पूजा तानाशाही का सीधा और सबसे पक्का रास्ता है। 2 चेतावनियां तो समझ आती हैं, कानून मत तोड़ो, नेताओं को भगवान मत बनाओ, लेकिन उनकी तीसरी चेतावनी इन सबसे कहीं ज्यादा गहरी और मुश्किल थी। वो किस चीज को लेकर थी? वो थी, हमें सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमें राजनीतिक लोकतंत्र को एक सामाजिक लोकतंत्र में बदलना होगा। अच्छा। उन्होंने साफ कहा कि बिना सामाजिक लोकतंत्र के राजनीतिक लोकतंत्र टिक ही नहीं सकता, वो ढह जाएगा। सामाजिक लोकतंत्र, ये शब्द आज भी बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन 75 साल पहले अंबेडकर के लिए इसके क्या मायने थे? क्या ये सिर्फ एक किताबी आइडिया था या उनके लिए इसका कोई ठोस मतलब था? उनके लिए ये कोई किताबी बात नहीं थी। सामाजिक लोकतंत्र का मतलब था एक ऐसी जीवन शैली जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को,
मतलब लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को जीवन के मूल सिद्धांतों के रूप में मानती है। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने इन तीनों को एक त्रिमूर्ति की तरह बताया, एक ऐसा त्रिकोण जिसके 3 कोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। मतलब अगर एक को भी हटा दें तो बाकी 2 का कोई मतलब नहीं रह जाता। बिल्कुल। जैसे स्वतंत्रता के बिना समानता व्यक्ति की पहल और प्रतिभा को खत्म कर देगी। बिल्कुल। हर कोई एक जैसा हो जाएगा। बिल्कुल। और समानता के बिना स्वतंत्रता कुछ अमीर और ताकतवर लोगों का राज बना देगी, जहां वो बाकियों पर शासन करेंगे। बिल्कुल। और इन दोनों को, स्वतंत्रता और समानता को असलियत में लाने के लिए बंधुत्व यानी भाईचारे की भावना सबसे ज्यादा जरूरी है। बंधुत्व के बिना स्वतंत्रता और समानता सिर्फ कानून की किताबों में लिखी हुई खोखली बातें रह जाएंगी। बिल्कुल। और यहीं पर वे उस सबसे बड़े विरोधाभास की बात करते हैं जिसमें भारत 26 जनवरी 1950 को प्रवेश करने वाला था। वो विरोधाभास क्या था? मुझे लगता है ये उनके पूरे भाषण का दिल है। यही सार है। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1950 को हम एक विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। हाँ। एक तरफ राजनीतिक जीवन में हमारे पास समानता होगी, एक व्यक्ति, एक वोट और हर वोट का एक समान मूल्य। सही। चाहे कोई अरबपति हो या एक गरीब मजदूर, दोनों का वोट बराबर होगा। लेकिन दूसरी तरफ हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में गहरी असमानता होगी। हमारे सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत को लगातार नकारते रहेंगे। मतलब वो साफ साफ कह रही थी कि हमने जो ये लोकतंत्र का शानदार महल बनाया है उसकी नींव में डायनामाइट लगा हुआ है। हाँ। और अगर हमने सामाजिक और आर्थिक बराबरी का सीमेंट उस नींव में नहीं भरा तो इस देश के ही लोग जिन्हें ये बराबरी नहीं मिल रही एक दिन इसमें आग लगा देंगे। ये कोई अवलोकन नहीं, ये तो एक भविष्यवाणी थी। ये एक भविष्यवाणी थी और एक बहुत ही गंभीर चेतावनी। उन्होंने सवाल पूछा कि हम कब तक इस विरोधाभासी जीवन को जीते रहेंगे, हम कब तक राजनीति में समानता और सामाजिक आर्थिक जीवन में असमानता को स्वीकार करते रहेंगे। और इस डायनामाइट की बत्ती यानी इस गहरी सामाजिक असमानता और भाईचारे की कमी का सबसे बड़ा कारण उन्होंने किसे माने? एक शब्द में जाति को। जाति को? हाँ, उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के बहुत कठोर शब्दों में कहा कि जातियां राष्ट्र विरोधी यानी एंटी नेशनल हैं। राष्ट्र विरोधी? राष्ट्र विरोधी इसलिए क्योंकि वे सामाजिक जीवन में अलगाव, दरारें और ईर्ष्या पैदा करती हैं। और राष्ट्र विरोधी इसलिए भी क्योंकि वे बंधुत्व यानी भाईचारे की भावना को पनपने ही नहीं देती। उनका दृढ़ विश्वास था कि जब तक जातियां रहेंगी हम एक राष्ट्र होने की वास्तविक भावना को कभी हासिल नहीं कर सकते। हम हमेशा सिर्फ एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में ही रहेंगे, कभी असल में एक राष्ट्र नहीं बन पाएंगे। तो कुल मिलाकर डॉक्टर अंबेडकर का ये अंतिम भाषण किसी जीत के जश्न का भाषण नहीं था। ये तो एक बहुत ही शक्तिशाली मशीन यानी संविधान को देश को सौंपने जैसा था, जिसके साथ एक बहुत विस्तृत और गंभीर यूजर मैनुअल भी दिया गया था, जिसमें सारी चेतावनियां बड़े बड़े और साफ अक्षरों में लिखी थीं। बिल्कुल सही कहा आपने। उन्होंने भाषण के अंत में यह भी साफ कर दिया कि कोई संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले लोग खराब निकले तो वो खराब ही साबित होगा। सही। और अगर चलाने वाले लोग अच्छे हों तो एक बुरा संविधान भी अच्छा साबित हो सकता है। यानी सारी जिम्मेदारी अब देश के लोगों और राजनीतिक दलों पर थी। और उन्होंने अंत में एक बहुत ही सीधा और चुभने वाला सवाल छोड़ा कि क्या भारतीय अपने पंथ, अपनी जाति को देश से ऊपर रखेंगे या देश को अपने पंथ और जाति से ऊपर रखेंगे? ये सवाल आज 75 साल बाद भी उतना ही चुभता है, शायद उससे भी ज्यादा। हाँ, और उन्होंने आगाह किया कि अगर राजनीतिक पार्टियों ने अपने पंथ और अपनी जाति को देश से ऊपर रखा तो हमारी आज़ादी दूसरी बार खतरे में पड़ जाएगी और शायद हमेशा के लिए खो जाएगी। ये एक ऐसी चेतावनी थी जो आज भी हमारे कानों में गूंजनी चाहिए, हर दिन। ये भाषण 75 साल से भी पहले दिया गया था और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जिन विरोधाभासों के जीवन की डॉक्टर अंबेडकर ने बात की थी, क्या हम आज भी उनमें जी रहे हैं? राजनीति में एक व्यक्ति एक वोट तो है, लेकिन क्या समाज और अर्थव्यवस्था में एक व्यक्ति एक मूल्य के करीब हम पहुंच पाए हैं? और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। क्या राजनीतिक लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के साथ साथ हम सामाजिक लोकतंत्र के लक्ष्य की ओर बढ़ पाए हैं? क्या स्वतंत्रता और समानता के साथ हम बंधुत्व यानी भाईचारे को एक राष्ट्रीय चरित्र बना पाए हैं? ये सवाल डॉक्टर अंबेडकर ने हमारी पीढ़ी के लिए छोड़ा था
और इसका जवाब हमें आज भी और शायद आने वाले कई सालों तक खुद अपने कामों से देना है।